अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और ये जो सुबह सुबह आप हल्की सी मुस्कुराहट देख रहे हैं, एक्चुअली मेरा इत्तेफाक हुआ एक बयान पढ़ने का एक सीनियर पॉलिटिशियन का। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द प्रोग्राम, उन्होंने इनफैक्ट कहा प्रोग्राम कोई भूखा नहीं सोएगा लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले तो मुझे अपने कानों पे और अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया, फिर मुझे ऐसा लगा किसी ड्रामे का टीजर चल रहा है। कोई भूखा नहीं सोएगा, हर पीर से जुमे की शब रात 9:10 पर। तो ये बड़े ड्रामाई इंस्पायर्ड स्लोगन्स और टाइटल हैं इन प्रोग्रामों के। खैर एनी हाउ, आई होप कि बहुत से माजी में जो अनाउंस किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोग्राम, चाहे वो 50 लाख घरों का हो, 1 करोड़ नौकरियों का हो, या फिर चीन और अमरीका और दुनिया भर से लोगों के पाकिस्तान में आके जॉब करने का मामला हो, ये वैसा मामला साबित ना हो और वाकई कोई भूखा ना सोए। एक वक्त ऐसा है प्रोग्राम अगर अब्दुल्ला आपने फॉलो किया हो तो उसके तहत बहुत से नौजवानों के लिए बहुत भला भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया गया। और आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसके बाद वो उसी के सिलसिले की एक कड़ी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन एक वाकई जिस प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत है वो है महंगाई कम करो प्रोग्राम। तो इस पे यकीनन संजीदगी से सोचने और अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। टाइगर फोर्स को भी इसी में यूटिलाइज कर लिया जाए। बहुत सारी फोर्सेस हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग नेम, कोई भूखा नहीं सोएगा, वाकई मैं समझा कि किसी ड्रामे का टाइटल है। लेकिन ऑपोजिशन के लिए आज बड़ा अहम दिन है जनाब। ऑपोजिशन का एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो फैसला इसमें यह होगा कि बाया के लॉन्ग मार्च किया जाएगा या फिर इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब देखते हैं कि ऑपोजिशन जमातें आज कितनी यकजा और मुत्तहिद इसमें नजर आती हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी कुछ मामलात में बड़ी रिलक्टेंट रही है शुरू से। देखते हैं जी ऑपोजिशन का इलाहा अमल कितना कामयाब होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें लिख के बता सकते हैं @Jio पाकिस्तान TV पे कि ये PDM का मामला इसी तरह टुक टुक चलता रहेगा या फिर वाकई कोई ये क्रीज से निकल के छक्के चौके भी मारेंगे। अभी तक तो टुक टुक वाला मामला ही है। और उधर आप ट्विटर देख लें तो भारत में जो किसानों का प्रोटेस्ट जारी है उसी को लेकर तमाम तर टॉप ट्वीट्स भी आपको, टॉप ट्रेंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं। मामला एक्चुअली भड़का कहां से, मारूफ अमरीकी गुलकार हैं रियाना, इन्होंने भारत में किसानों के एहतजाज की हिमायत में ट्वीट किया और उसके बाद बस ऐसे लगा कि वहां पे तो लोग हत्थे से उखड़ गए। रियाना ने क्या कहा था, बस ये कहा था कि हम क्यों इस मामले पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहा था। हिमायत या मुखालफत में भी कोई ऐसे खुल के ख्याल नहीं किया था। उन्होंने कहा था बस व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट इट। बस इसके बाद तो भारत में एक तूफान आ गया और फिर एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाई तो भारत मजीद बिफर गया और मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के मुखालिफ हॉलीवुड स्टार जॉन क्यूसिक ने भी आवाज उठाई और फिर तो ऐसा था कि बस जल्दी पे तेल का काम हो गया। ट्वीट्स आने लगे और भारतीय मीडिया को देख लें, बॉलीवुड क्रिकेट स्टार्स को देख लें या फिर बॉलीवुड एक्टर्स को देख लें, रियाना और ग्रीटा को तानों का सिलसिला एक शुरू कर दिया गया। अजय देवगन, अक्षय कुमार का ट्वीट आया, सुनील शेट्टी का ट्वीट आया, कैलाश खेर का ट्वीट आया, तेंदुलकर ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने बड़ा ही कंडेम किया रिहाना के इस ट्वीट को और ग्रीटा के इस ट्वीट को। ग्रेटा थनबर्ग ने भी और रिहाना ने भी। और दूसरी बात ये कि कंगना रनौत तो आपको पता है ना, वो तो अजीब ही समझ नहीं बेतुकी बातें करती हैं, तो वो ज़रा खुलकर सामने आई और बस बाकी सारे उनका एक रिफाइंड वर्जन ही हमें महसूस हुए। और इसमें हम तफसील से बात करेंगे कि क्या मामला है और ये जो एहतजाज बड़े महीनों से चल रहा है और कई लोगों की जान चली गई है इस एहतजाज में, हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं, इसका क्या मुंतकी अंजाम होता नजर आ रहा है। लेकिन ये तहरीक बड़ा जोर पकड़ रही है अब इंडिया में, ये तो अच्छा जी, हमारे यहाँ जो तहरीक जोर नहीं पकड़ सकी या नहीं पकड़ा हुआ फिलहाल उसने जोर, वो है PDM की तहरीक और लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, तहरीक अदम एतमाद या 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे हटने की पॉलिसी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाती अपोजिशन के लिए आज बड़े फैसलों का दिन है और इन फैसलों का असल बोझ होगा पीपल्स पार्टी के कंधों पर। यकीनन PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भी इसमें शरीक होंगे। लीगी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर रात गए कल मुलाकात हुई और अहम तजावीज़ पर मुशावरत की गई। एहसान इकबाल कहते हैं कि PDM मुत्तहिद है, बड़े फैसले होने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बड़े फैसले आज होते हैं। एहसान इकबाल ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। PDM की लीडरशिप अपने अगले लाहेअमल का ऐलान करेगी और वो मोहलत जो हुकूमत को दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और अब हुकूमत की पकड़ की मोहलत या मुद्दत शुरू हुई है और कल इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और दीगर अमूर के हवाले से PDM की आला क़यादत फ़ैसला कुन ऐलानात करेगी
और एक बात पे हम सब मुत्तफ़िक हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरा जान बन चुकी है, मईशत तबाह कर दी है, खारजा पॉलिसी तबाह कर दी है, आम आदमी का सुकून छीन लिया है। पीडीएम ने वज़ीर आज़म को 31 जनवरी तक इस्तीफ़े की डेडलाइन दी, जो जाहिर है कि बगैर इस्तीफ़े के ही गुजर गई। उधर पिछले 2 माह से पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के लिए पुरजोश नज़र नहीं आ रही है। बिलावल कुछ अरसे से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर जोर दे रहे हैं, और लेकिन हुकूमत को सर्टनली कोई परेशानी लग नहीं रही कि इससे है। अच्छा, पीडीएम के क़याम के वक्त एक इत्तफ़ाक़ राय ज़रूर था, और वो ये था कि इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी शुरू से ही बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आज अगर कोई ठोस फैसले अगर नहीं होते तो अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शायद ही कोई जान बाकी रहे। इसी पर हम बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू नैयर साहब। जलसे जुलूस कर लिए, रैलियाँ निकाली, लेकिन पीडीएम वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा डेडलाइन तक नहीं ले सकी, ये एक हकीकत है। और आज की हकीकत यही है कि पीपल्स पार्टी अब जाकर तहरीक अदम एतमाद वगैरह का ऑप्शन दे रही है। सर, बड़ी देर नहीं कर दी आप लोगों ने ये ऑप्शन देने में, ये तजवीज़ पहले दे देते। इतनी लंबी बेफायदा तहरीक में बड़ा वक्त ज़ाया किया, अपना भी आपने और अवाम का भी। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो तहरीकें एक दिन और एक महीने में कामयाब नहीं हुआ करती। तहरीकों के लिए एक वो टाइम कंज्यूम करती हैं, और हमने सितंबर में जो फ़ैसला किया, और आज भी हम उस फैसले पे पाबंद हैं, और हमें उन फैसलों की जो पेशरफ्त है और जो हमने लाएअमल इख्तियार किया वो बड़े वाज़ेह है। अच्छा, लाएअमल वाज़ेह है, मे भी आपके जहनों में वाज़ेह है। बुखारी साहब, आज पीडीएम क़यादत बिलावल के आपको बताएं कि क्या जो हाँ बिल्कुल पर तोल रही है, तो लेकिन नज़र आ रहा है कि पीडीएम की बाकी जमातें इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी से भी हतमी जवाब चाहेंगे। अगर आप लोग इस्तीफ़े देने पर नहीं माने तो अब क्या समझा जाए? कत्ल नहीं, हमने पीडीएम की बुनियाद रखी उस एपीसी की मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वो तो चाहते हैं इस किस्म की फ्रिक्शन डाली जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग डाली जाए कि ये पीडीएम आगे ना चले। पीडीएम कायम रहेगी। पीडीएम अपना ऑब्जेक्ट जो है इस हुकूमत की रिमूवल का वो बिल्कुल हासिल करेगी, आवाम की रिलीफ के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए। और फैसले हमने ये तय किया था अपने 26 पॉइंट्स में कि यूनानिमस कंसेंसस के फ़ैसलों के तमाम जमातें पाबंद हैं। अगर पीडीएम की जमातें फ़ैसला करती हैं, जो भी फ़ैसला करती हैं, वो मुझ पे भी लागू होगा, मेरी जमात पे भी लागू होगा, दीगर जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है उन पे भी लागू होगा, और वो भी पाबंद होगी। तो इसलिए इस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं कि हम ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे रेजिग्नेशन का, क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं उस डिक्लेरेशन के और उस एक्शन प्लान के। ठीक, यानी कि आज कोई ना कोई अहम फैसला हो जाएगा। अच्छा, होपफुली। बुखारी साहब, आप भी ये बात समझते ही हैं कि अवाम अब ये तो नहीं इंतज़ार करेगी कि आप हुकूमत को एक नई डेडलाइन दे दें या फिर मज़ीद जलसों का ऐलान कर दें या लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की तारीख पर तारीख वाला काम हो। अब तो आपसे फौरी और ठोस इक़दामात की तवक्को कर रहे हैं अवाम, तो वो इक़दामात अब क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं हमारे सामने। नो कॉन्फिडेंस भी है, लॉन्ग मार्च भी है और रेजिग्नेशंस भी है, और इस पर क़यादत फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नैयब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। या तो आवाम किसी ठोस इक़दाम की तवक्को कर रहे हैं, या आवाम कुछ भी तवक्को नहीं कर रहे कि कुछ भी ना करें, ऐसे ही टुक टुक चलते रहें। अब आज के दिन क्या फ़ैसले होते हैं देखना बाकी है, लेकिन ये बात भी हकीकत है जब हुकूमती अरकान ताने देते हैं कि डेडलाइन गुजर गई और पीडीएम अपनी ही डेडलाइन के बोझ तले डेड हो गई, तो उसमें हकीकत तो है। 31 जनवरी की डेडलाइन बड़े ज़ोरों शोर से दी गई थी, अब जाहिर है उस वक्त तक तो कुछ हो नहीं सका। ना वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आया, ना इनमें से किसी का इस्तीफ़ा आया। हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो थोड़े से भी कंसर्न है या नहीं है? रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब, पीडीएम का बड़ा अहम इजलास हो रहा है आज, और हुकूमत पहल तो शायद पीडीएम को संजीदा ले रही थी, लेकिन अब तासुर यही है कि आप लोग ज़्यादा पुरएतमाद हैं। तो इसकी वजह आपको लगता है कि क्या पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई, या फिर आप लोग की परफॉर्मेंस आपको लगता है बेहतर हो गई और आप पुरएतमाद हो गए?
जब आप बात करते हैं इनकी पीडीएम वालों की तो हमें तो हंसी आती है इनके ऊपर, क्योंकि आपने एतमाद की बात की। हम पहले दिन से हमें पता था कि ये ठुस प्रोग्राम है। कभी हुआ है कि कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर निकले? अवाम करप्शन के ख़िलाफ़ बाहर निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं निकलते। तो पहले तो इनको समझ ही नहीं आई कि इन्होंने करना क्या है, और फिर जब पब्लिक नहीं निकली और इन्होंने कहा लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने फैसला कर दिया, इन्हें मुस्तरद कर दिया 11 पार्टियों की। आपने वो जलसी देखी थी, इतने लोग तो उसके फवाद खगा के वलीमे पे भी आ जाते हैं। तो इन्होंने जब वो फ्लॉप हो गया तो इन्होंने फिर से जलसे शुरू कर दिए दोबारा से। तो वो भी आपके सामने ही है सारे इनके हालात। तो इसलिए कि इनको एक चीज़ चाहिए सिर्फ इमरान खान साहब से, और उसके लिए मुख्तलिफ ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इनको ये दे दें NRO, ये नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 कहते हैं अमेंडमेंट्स कर दे। बस इसके पीछे जा रहे हैं ताकि 99 से पहले के केसेस सारे माफ़ हो जाएं। अब ये चीज़ इमरान खान साहब इनको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा फैसल साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़ा खुला इशारा दिया गया है कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं, ये एक बड़ा ऑप्शन, एक हकीकत है। फिर लॉन्ग मार्च भी है जो कि अमन अमान का एक बड़ा इशू बन सकता है। तो बेहतर नहीं है कि ऑपोजिशन को इस हद तक जाने ही ना दिया जाए, पहले ही उनसे कुछ मामलात सेटल डाउन कर लिए जाए? देखिए एक चीज़ तो ये जो बात करते हैं ना इस्तीफ़ों की, ये इस्तीफ़े नहीं है, लतीफ़े हैं। और इन्होंने खुद धमकी दी अपने लोगों को कि अगर इस्तीफे ना दिए तो आपके घरों का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा नहीं देने इस्तीफे हमने आपकी करप्शन और चोरी बचाने के लिए, हम क्यों अपनी सीटें छोड़ें? जो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं लोग, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे लगाए, वो क्यों देंगे इस्तीफे इनके लिए? तो उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ों वाली बात भी गोलमोल ही चल रही है। और दूसरी बात, लॉन्ग मार्च आपने कहा, देखें इनका पहले कर चुके हैं ये सारा कुछ। ये पिछले साल 2019 में ये लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने कंटेनर पे आए, सेल्फियाँ ली, वापस चले गए। मार्च ये डेजा वू नहीं कहते, ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। और अभी भी लॉन्ग मार्च कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आया नो, खुश आमदीद, हम वेलकम करते हैं आपको, ज़रूर करें। कंटेनर चाहिए, हम कंटेनर देने को भी तैयार हैं इन्हें लॉन्ग मार्च के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, लेकिन इससे पहले जब जलसा जुलूस करने की कोशिश की थी तो एज सच कोई बहुत कोर्डियल इन्वायरमेंट दिया नहीं था आप लोगों ने भी। ये पहले ही बात होती है कि कंटेनर चाहिए तो कंटेनर दे देंगे। अच्छा फैसल साहब, पीडीएम की अगर बात करें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार है भी और होगा भी, और जो इस पूरी तहरीक को ज़्यादा जाहिरियत की तरफ जाने दे नहीं रही, लग ये रहा है सब कुछ सिस्टम के अंदर रहकर करने की हामी है ये पार्टी। ये मौक़िफ़ हुकूमत का भी है, तो अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग होती है तो क्या उनसे बात हो सकती है? दोनों का एक मसला है, दोनों के करप्शन की प्रॉब्लम है। जो इन्होंने बारी बारी मुल्क में इन्होंने इक़्तिदार में आए, दोनों ने एक तरह से, दोनों का एक ही नज़रिया है, दोनों एक तरह के हैं, एक जैसे ही अच्छे लगते हैं, अलग ना हो, एक जैसे अच्छे लगते हैं। करप्शन एक जैसी, मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, बैरून मुल्क असास से एक जैसे, तो एक जैसे हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। वो अलग कोई ऐसा नहीं है। ये पीडीएम के अंदर तितर बितर की पीडीएम तो 2020 में ही ख़त्म हो गई थी। वो इनके लोगों ने जब इनकार कर दिया ना, इनके लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो कोई पार्टी अब इधर करने की कोशिश करी है, उधर करने की कोशिश करी है। इनके पास एक ही रास्ता भाई, एक रास्ता है, वो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, तामीरी अपोजिशन का। पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट का साथ दें, जहां गवर्नमेंट गलत जाती है उसकी तस्हीह करें, जहां ठीक जाती है उसका साथ दें। बहुत बड़ी आइडियल बातें, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब। जहां गवर्नमेंट गलत करती है कोई अव्वल तो आप लोग ये मानते नहीं कि कभी आप गलत भी हो सकते हैं, और अगर अपोजिशन उस पर कुछ इज़हार ख्याल कर दे तो फिर आप उनको चोर डाकू कहना शुरू कर देते हैं। मशरूत जो है वो रजामंदी जाहिर की है इस्तीफा देने की, कि अगर लूटी हुई रकम सारी ऑपोजिशन दे दे तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये मुमकिन लगता है आपको? ये बड़ी, देखिए ये सियासी रिटॉरिक हैं, ये सारी बातें, ये सियासी बातें हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, ये बयानात आते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट के सिकंदर वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सिकंदर। और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम स्कोर के होस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट यहया हुसैनी ने। यहया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपको भी सिकंदर, चूंकि हमारे पास यहाँ बैठे हैं इसलिए
ये हम आपसे पूछ लें। सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक, कोई चेंजेस नहीं की गई हैं, ऑल्दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक और मौका था किसी और यंगस्टर को ट्राई करने का? नहीं, देखो, जो एक ट्रेडिशन चलती है ना विनिंग कॉम्बिनेशन रखने का, और आपने अगर फॉलो किया हो कभी मिसबाह-उल हक को, उनकी जब कप्तानी में भी वो हमेशा विनिंग कॉम्बिनेशन रखते थे ज़बरदस्ती। कई दफ़ा हम कहते थे कि यार फलां बॉलर को रेस्ट दे दो, वो नहीं देते, वो हमेशा खिलाते हैं। तो ये तो विनिंग कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अब ये बातें हो रही हैं कि स्पिन या फास्ट बॉलिंग के जो ट्रैक के बारे में, ये तो फिर हम पिच नहीं देखी तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जो कहानियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से सही किया। अच्छा सिकंदर, क्या पिच का बिहेवियर जो होता है, क्या पिच को खुद इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, या ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है हर स्टेडियम की पिच का? 75 to 80% चेंज किया जा सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। सब ये कह रहे हैं, मैं हंस रहा था इस बात पे कि जी ये फास्ट। देखें, इस पिच को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है और रोलिंग का होता है। अगर आप उस पर कम रोल करें, कम पानी डालें, उसको ड्राई बना दें, हर आदमी यही कह रहा है कि ये ड्राई है, तो ड्राई रखने का मकसद ये होता है कि उसका सरफेस टूटे। जब वो टूट जाती है तो स्पिन होने लगती है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दुनिया की किसी भी पिच को चाहें तो आप स्पिनिंग ट्रैक बना ऑल्टर कर सकते हैं आप। याह्या, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्या लगता है आपको? हम उम्मीद रखें इंशाल्लाह दैट पाकिस्तान टीम इज गोइंग ऑल आउट टू विन दिस सीरीज विद 2-0। अब्दुल्ला, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस टेस्ट मैच के हवाले से, अभी नीलम बात कर रही थी कि 23 साल के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है, तो गलत नहीं कह रही नीलम, लेकिन एक करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा। लोग ये समझेंगे कि शायद 23 साल के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मैच को होस्ट करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका की, बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान। तो 23 साल के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें यहाँ पर जरूर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले है, लेकिन जहाँ तक मैच के हवाले से बात है तो मेरा ख्याल है कि जब पहला बॉल डलेगा उस वक्त हमें इस बात का अंदाजा होगा कि मैच की जो सिमत है वो क्या हो रही है और पिच कैसी है। क्योंकि बड़ी बात हुई है कराची टेस्ट की पिच के हवाले से कि ये कौन सी पिच बना दी गई है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो वो हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कराची में जनूबी अफ्रीका की टीम ने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। वरना गलतियाँ तो हमने भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन हमसे ज़्यादा गलतियाँ जनूबी अफ्रीका की टीम ने की थी। हमने अनचेंज स्क्वाड को टीम में रखा है और टोटली एग्री सिकंदर बख्श साहब कि ये एक रिवायत रही है मिसबाह-उल हक साहब की, जो कि इस टीम के हेड कोच हैं, कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब सरफेस क्या है, हालात क्या है, ये ठीक है कि अनचेंज स्क्वाड को ही रखा है दूसरे टेस्ट में भी? नीलम, देखें, मैं तो कराची में मौजूद हूँ, लेकिन वहाँ से जो खबरें हमारे तक पहुँची हैं, पिंडी में सर्दी एज कम्पेयर कराची ठीक ठाक है, और उसके अलावा पिंडी में जो लास्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था, मैं वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरा था। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि अगर पिच के अंदर कोई जूस है, आप ऊपर से घास भी उड़ा दें तो तब भी जो है वो पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग फैसला किया है बाबर आजम ने, और उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का, क्योंकि पिच चाहे स्पिनर्स के लिए साजगार हो, चाहे फास्ट बॉलर के लिए साजगार हो, चाहे बैट्समैनों के लिए साजगार हो, पहले दिन पहले घंटे में डेफिनेटली वो बैट्समैनों के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बनती है। और डिसीजन कह रहे हैं सिकंदर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला क्या सही लग रहा है आपको इन कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए? देखो, जो याया बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहा है। दुनिया की कोई भी पिच हो, पहला 1.5 घंटा जो है तंग करती है, इसलिए कि मॉइस्चर होता है जो तैयारी के लिए इस्तेमाल हुआ होता है, उसके ऊपर जो वाटरिंग की गई होती है, उसका जो मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से वो हेल्प आउट करती है। और फिर वहाँ के कंडीशंस भी ये हैं कि थोड़ा ठंड भी है। मगर जो टेस्ट मैचेस में आखिरी दिन बैटिंग करना, चेस करना टारगेट 250-300 का बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो पाकिस्तान ने उसको अपने सर से उतार लिया है। और आखिरी दिन में अगर वाकई ये ड्राई है पिच, जिस तरह के हम पढ़ रहे हैं बार बार, बल्कि आज बाउचर था शायद, उसका अखबार में आया हुआ था कि उसने बोला कि पहले दिन हम आए तो घास थी, अगले दिन आए तो गायब थी, घास काट दी गई थी, तो वो इसीलिए की गई है ताकि स्पिन हो। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है उसने। आखिरी दिन अगर उनको करने पड़े 300-325 रन, वो नहीं कर सकेंगे। सही। बाबर की कप्तानी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याह्या, पहले टेस्ट मैच को अगर देखें और अब ओवरऑल दूसरे में भी ज़ाहिर आज से दाखिल होंगे, आपको वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं एज अ कैप्टन? ये लुक कॉन्फिडेंट अब्दुल्ला। आज जब टॉस हुआ था और जो उनका अंदाज था उस एतबार से तो थोड़ा सा जो थे उनके शोल्डर अप थे, और शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहला टेस्ट जीते हुए सीरीज में 1-0 है,
एक चीज का डर बिल्कुल भी उनको नहीं है कि वो सीरीज हारेंगे नहीं, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मैच का नतीजा आ जाए। लेकिन बल्लेबाजी के हवाले से बात करें, कप्तानी के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी नापुख्ता कहेंगे हम बाबर आजम को, अभी सीखने के मरहले से वो गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये रिवायत रही है जिसको कुछ नहीं आता हम उसको बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन चलें, बहरहाल अब बाबर आजम ही आपके कप्तान है, इस पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, इस पर आप कोई सोच विचार कर नहीं सकते। उन्होंने टीम को लीड करना है, लेकिन इसके लिए उनको बल्लेबाजी अपनी अच्छी करनी होगी। अच्छी बैटिंग करेंगे तो फील्ड में आधे कैप्टन को कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। कराची में अगर वो टीम को लीड करना है, आप कप्तानी की बात कर रहे थे, हम सिकंदर से तो इस पे थॉट्स लेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द फॉर्मर कैप्टन्स, वैसे ही मैं ब्रेक में पूछ रहा था सिकंदर से कि सरफराज इज ऑब्वियसली नॉट प्लेइंग, तो क्या वो लाइक शुड वी कंसिडर हिज करियर टू बी ओवर या फिर इज देयर अ चांस दैट ही मे कम बैक एनी टाइम लेटर इन फ्यूचर? अब्दुल्ला, मुझे सरफराज के हवाले से अब कुछ इतनी ज्यादा अच्छी वाइब्स आ नहीं रही। और जो 20 तारीख से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 शुरू हो रहा है, वो सरफराज के करियर के लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि उनको पावर हिटर चाहिए, तो सरफराज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो अपने बैट के साथ अपना कनेक्शन अच्छा नहीं रखेंगे, अच्छी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, तो वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो सरफराज को कोई और रिप्लेस नहीं करेगा। उनके मेंटोर, उनके कोच मोइन खान के फर्जंद आजम खान जो है, उनको रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह तैयार है। थैंक यू याया, बट सिकंदर इज विद अस इन द हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सिकंदर से ये भी जानेंगे कि जनूबी अफ्रीका की टीम में नेचुरली ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होगा, क्योंकि पहला मैच नहीं जीत सकी और कोशिश होगी कि ये वाला मैच जीता जाए। कराची में टिकटॉकर्स का कत्ल ज़ाती तनाज़े का नतीजा है या कुछ और? पुलिस अभी तक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मालूम हो सके हुआ क्या। कुछ इब्तदाई मालूमात भी हाथ आई हैं। कराची के इलाके गार्डन में मंगल की सुबह फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद का कत्ल। ऐसा वाक़या था जिसने सबको सर्टनली हिला कर रख दिया। इब्तदाई तौर पर यह पता चला कि मकतूला मुस्कान और दीगर 3 अफराद टिकटॉकर्स थे और उस वक्त टिकटॉक वीडियो ही बना रहे थे। तफ्तीश के मुताबिक मुस्कान का असल नाम रुकैया था और उसने अपने साबिक दोस्त और टिकटॉकर अब्दुर्रहमान और कैसर तौनौली के खिलाफ गुज़श्ता साल 20 जून को कायदाबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। और इस मुकदमे में तशद्दुद और ज्यादती की कोशिश की दफात लगाई गई थी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका। ये क्या वाकया है, क्या तफ्तीश में बात सामने आई है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची ज़ीशान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, सबसे पहले तो ये बता दें कि वाकया क्या था, क्या पता चल सका इस वाकये के मुतालिक? जी देखिए, बिल्कुल ये सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर एक गाड़ी में सवार एक खातून समेत 4 अफराद उनको गार्डन हेडक्वार्टर के करीब एक अंकल सरिया हॉस्पिटल के पास उनको टारगेट किया गया था। तो हम अभी तक, क्योंकि जाए वक़ुआ पे इबरात बहुत ज़्यादा थी, ऐनी शाहिदीन मौजूद नहीं थे और जो जिस पॉइंट पर ये हादसा पे ये वारदात हुई है फायरिंग की, वहाँ पर कोई भी वो मौजूद CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। कुछ कैमराज मिले थे, तहम उसके अंदर वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए पुलिस अभी तक हमला आवरों का तयन नहीं कर सकी है। तहम जाए वक़ुआ से तकरीबन 9 mm पिस्टल के खोल मिले थे, जिनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। अभी उम्मीद की जा रही है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में केस को एक पहलू जो तफ्तीश का है वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। समझ से बाहर है मामला। ज़ीशान, अब पुलिस के सामने ये केस कुछ हद तक खुल चुका है, तो क्या चांस है कब तक मामला निमट जाएगा या एटलीस्ट पता तो लग सके किसने किसको मारा? देखिए, केस ये खासा उलझा हुआ है। जो खातून थी मुस्कान, उसकी एक शनाख्त सामने आई है, जिसके अंदर उसकी शनाख्त, असल शनाख्त उसकी रुकैया के नाम से आई है। खातून ने गुज़श्ता साल 20 तारीख को जून के महीने में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक साबिक दोस्त थे उनके अब्दुल-रहमान और कैसर तनौली नामी 2 अफराद के ऊपर तशद्दुद और उनके साथ एक अटेम्प्ट ऑफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। तो उस हवाले से अब तफ्तीश की जा रही है पुलिस की जानिब से कि किस तरीके उस लोगों को ट्रैक किया जाए। पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अब्दुल-रहमान और कैसर तनौली हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, तहम वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। दूसरी जानिब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो इसके अंदर 3 जो मर्द थे, जिसके अंदर एक की शनाख्त आमिर, रेहान शाह और सद्दाम हुसैन के नाम से हुई है। ये तीनों जो सद्दाम और रेहान है, इनका इतिहाद टाउन थाने के अंदर कुछ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने है, जिसके अंदर मंशियात फरोशी, इसके अलावा कुम्हारबाजी जिसमें जुए वगैरह हम कहते हैं, और साथ ही साथ
हवाई फायरिंग और इक़दाम कत्ल की इनके ऊपर मुकदमा निकल कर आए हैं। तो पुलिस अब इस हिसाब से देख रही है क्योंकि एक बंद गली के अंदर केस खड़ा हुआ है। लेकिन ज़ीशान, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस अब तक ये पता नहीं चला सकी कि फायरिंग करने वाले कितने लोग थे। अच्छा, इसके साथ ही एक केस बोर्ड बेसन में हुआ, 2 अफराद के कत्ल का सामने आया केस, तो इस मुतालिक तफ्तीश अब तक कहाँ तक पहुँची है? जी देखिए, बिल्कुल ये 24 घंटे के दौरान 2 केसेस सामने आए थे, लेकिन जो इसके अंदर तो पुलिस तफ्तीश का आगाज़ भी किया है। उसके अंदर इब्तदाई तौर पे खातून के जो शौहर थे तूफ़ान खान, जो एनी नामी खातून थी, उनके शौहर थे तूफ़ान खान, उनको इब्तदाई तौर पे शक उनके ऊपर किया जा रहा था। ताहम वो और ख़ातून की 2 दिन तक बॉडी भी मोर्ग में मौजूद थी, मुर्दा खाने में मौजूद थी। ताहम 2 दिन के बाद में जो उनके हस्बैंड हैं वो मंजर आम पे आए, जो पता लगा कि उनको जुए की लत में वो मुब्तला हैं। इस वजह से वो फॉलोअप नहीं कर सके, उनको ताख़ीर से अपनी अहलिया की मौत का पता लगा। जो अदनान है उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया था, और जो शौहर है तूफ़ान खान, उन्होंने तस्दीक की कि अदनान उनके पड़ोसी थे, जिनको सेम डे उनके अहल खाना उनकी मैयत को लेकर कोहाट उनको शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर उनकी तदफीन हो गई। जो एनी की मैयत उनके शौहर तूफ़ान खान ने रिसीव कर ली है। पुलिस ने अब एनी के मोबाइल से कुछ तकरीबन 5 नंबर। थैंक यू ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सर, बड़े ही उलझे हुए केसेस हैं इस मामले में। जब भी कोई पेशरफ्त हुई हम आपको आगाह करेंगे। कंगना रनौत तो अजीब मज़े का खेस ट्वीट्स कर रही हैं, लोगों को जवाब दे रही हैं, और लोग जो उन्हें तंज कर रहे हैं आगे से गालिबन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अली गुलपीर ने बड़ा अच्छा उन्हें टैकल किया हुआ था ऑन ट्विटर, आई वाज रीडिंग अप ऑन दैट। लेकिन ये वैसे टू बी ऑनेस्ट, गुलशन इकबाल पार्क में जो अल्लामा इकबाल के मुजस्समे वाला मामला है ना, जब तक तो मैंने ये सिर्फ मुजस्समा देखा था, और मुझे सिर्फ ऑब्वियसली पार्क में ऐसे तो कोई उठ के मुजस्समा नहीं लगा सकता, बना सकता। आई थॉट कि PHA ने ज़ाहिर है किसी को कमीशन किया है और उन्होंने बाकायदा उसकी चार्ज किया है और उसके बाद वो मुजस्समा बनाया है। तो मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, एंड आपको याद है कि हमने इससे शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि किस किस्म का काम है। लेकिन जब मुझे पता लगा ना कि किसानों ने ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए और अपने किसान हम कह रहे हैं, प्रोटेस्ट से याद आ गया, मालियों ने अपनी अकीदत के तहत ये कोशिश की कोई स्टैचू बनाने की, तो वो मुझे ज़रा फिर ख़राब सा लग रहा था। मालियों का सेंस सामने आया। लेकिन अब चले वो कह रहा था, एक माली का इंटरव्यू हम देख रहे थे कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए और मैंने बड़े प्यार से बनाया था, अकीदत और एहतराम में उन्होंने तो चले बना दिया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इसे हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुजस्समे बनाए ना जाएं हमारी जो अहम शख्सियत है। एट द सेम टाइम आपको पता है कैंपेन अलहदा से शुरू हो गई है, व्हेन पीपल गॉट टू नो कि ये मालियों ने वहीं पे अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये एक स्टैचू बना दिया। एक कैंपेन शुरू हुई है टू सेव पब्लिक आर्ट, कि जनाब ये पब्लिक आर्ट है और इसको लोगों ने खुद बनाया है तो उसको भी सेव करें। खैर, इस पे आपकी क्या राय है? सिकंदर भी हंस रहे हैं ज़रा, तो इस पे हम उनसे भी ज़रा बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ट्विटर इज बम्बार्डेड विद, जो अभी रिसेंट हम बात कर रहे हैं, मारूफ अमरीकी गुलकारा रियाना का भारत में किसानों के एहतजाज की हिमायत के ट्वीट ने एक हंगामा सा बर्पा कर दिया ट्विटर पर। रियाना ने यह कहा था कि हम क्यों इस मामले पर बात नहीं कर रहे। इंडिया में उनकी ट्वीट ना सिर्फ बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है बल्कि उस पर रद्द अमल भी सामने आ रहा है, मिला जुला रद्द अमल है, कहीं ना खुशगवार बातें भी सामने आ रही हैं। कई भारतीय फनकार हैं, खिलाड़ी हैं और दीगर अहम शख्सियात हैं जो कि इसकी हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ को मोदी के दर्द में ये सच्चाई हजम नहीं हो रही। अदाकार अक्षय कुमार ने मोदी की खुलकर मुखालफत की तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने लिखा कि किसान हमारे मुल्क का एक अहम तरीन तबका है, हमारा सासा है, इख्तलाफात की बजाय मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। गुलकार कैलाश खेर मोदी के हक में बोलते नजर आए। उन्हें अमरीकी गुलकारा रियाना के ट्वीट की काफी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार को भी हल्की आंच पे तकलीफ ही हुई है वैसे, लेकिन ट्वीट खुल के इस पे उन्होंने साथ में किसानों के बड़ा ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। और ये देख लेना आप जरा, एंड द एफर्ट्स बीइंग अंडरटेकन टू रिजॉल्व द इशू आर एविडेंट। तो जब ये लिख दिया आपने तो आप दोनों साइडों का प्ले कर रहे हैं, फिर जाहिर है। और भारत कैलाश खेर ने कहा है कि भारत के खिलाफ इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने भी कुछ घुली मिली बात की है, मिक्स सी बात की है। अजय देवगन ने भी ट्वीट किया है, उन्हें भी मोदी के साथ हम देखते हैं कि वो मोदी का इस पर साथ दे रहे हैं। उन्होंने गुलकारा रियाना के रिमार्क्स को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जोड़ दिया। अच्छा जी, अदाकारा कंगना रनौत तो आपको पता है फिर 2 हाथ आगे जाती हैं। उन्होंने किसानों के एहतजाज में भी साजिश की बू आ रही है, फरमाती हैं कि भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश हो रही है और इन्हें टेररिस्ट से भी तशबीह दी है उन्होंने, और हमारा हमसाया मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है, ये कहना है कंगना रनौत का।
क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी अक्षय कुमार की तरह किसानों के अहम किरदार को तस्लीम किया, मोदी की हिमायत की, ना मुखालफत की, सबको मिलकर तनाज़े का हल निकालने का मशवरा दे दिया। सचिन तेंदुलकर ने अलबत्ता किसानों के एहतजाज को मुल्क का अंदरूनी मामला सुबहान अल्लाह करार देते हुए किसी बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया। लिखा, बैरूनी कुव्वतें तमाशाई हो सकती हैं लेकिन इस मामले में उनका कोई किरदार नहीं है, भारत का ये अपना मसला है और इसे खुद ही हल करना चाहिए। मतलब दुनिया बोले भी ना इस पे, जब नई दिल्ली में इंटरनेट सर्विस तक बंद है। रियाना सिर्फ नहीं बोल रही, आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर मोदी के खिलाफ और भारतीय किसानों के हक में आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। माहौलियात के हवाले से काम करने वाली मारूफ ग्रेटा थनबर्ग ने ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो किसानों के साथ हैं। इसके साथ साथ मारूफ अमरीकी ब्लॉगर अमेंडा कार्नी ने भी भारतीय किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए लिखा है कि ये इंसानियत का मामला है और दुनिया को इसे सिर्फ भारतीय किसानों का मामला नहीं समझना चाहिए और इस मामले का किसानों का मामला समझ के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिका में टीवी मेज़बान मेहदी हसन बॉलीवुड के किरदार पर हैरत का इजहार किया और लिखा कि जिस तरह हॉलीवुड के अदाकार नेशनलिज्म के नाम पर ट्रंप का साथ देते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बॉलीवुड के अदाकार भी नेशनलिज्म के नाम पर मोदी का साथ दे रहे हैं। हॉलीवुड अदाकार जॉन क्यूसिक ने किसानों के साथ भारत में होने वाले सुलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि मोदी और ट्रंप खुद को ही रियासत समझते रहे हैं और ये खुला फैशिज्म है। अमरीकी सहाफ़ी कैरन अतिया ने लिखा कि रिहाना के एक ट्वीट ने पूरी भारतीय हुकूमत को हिलाकर रख दिया और बता दिया कि मजलूम की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी एल्बम की ज़रूरत नहीं होती। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने लिखा कि एक शख्स भारत के जवाल का बाइस बन रहा है। मोदी ने किसानों की आलमी सतह पर उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए अहम शख्सियात को मैदान में उतार दिया है अब, और मोदी आखिर क्यों किसानों की पुकार सुनने को तैयार नहीं है, ये एक अहम सवाल है। So this is the latest saga that you can catch up on Twitter. और आपको पता है कई माह से अब एहतजाज जारी है भारत में। किसान इनके रिपब्लिक डे पर भी आपको पता है ट्रैक्टर दौड़ते हुए हमें नज़र आए थे नई दिल्ली में। मुताद्दिद अफराद इसमें जाँ बहक भी हुए हैं, हलाकतें हुई हैं मुताद्दिद अफराद की और सैकड़ों इसमें ज़ख्मी हुए हैं और लेट्स सी कि इसका क्या अंजाम होता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन सैनोफार्म लगना शुरू कर दी गई है और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले ये लगाई जा रही है। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में लगने वाली चीनी वैक्सीन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और हामला ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा है कि दूध पिलाने वाली माएँ और 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए भी वैक्सीन मुनासिब नहीं है। हाँ जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन बूढ़े अफराद के लिए मुनासिब हैं। इसके साथ साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक और एक चीनी वैक्सीन कैंसिनो बायो भी बुजुर्गों को लगाई जा सकती है। सो ये सारी बातें हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, कल से बाज़ाब्ता ये मरहला शुरू तो हो गया है, अभी पहली खेप ही आई, वो भी इमदादी खेप थी। बाकायदा तौर पर हमने जो प्रोक्योर की है वैक्सीन, क्या उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारी ख़रीदी गई वैक्सीन कब तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी? पाकिस्तान में आएगी और प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जो है और उसकी जो फाइनल जो मराहिल हैं वो भी अंडर वे है और अब ये हमें ग्रेजुअली बैचेस में मिलेगी। ये पहली बैच अभी जो हमारे पास आई है ये साइनोफार्म की है। इसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ फरवरी तक जो है, उससे पहले बल्कि हमें एस्ट्राजेनेका की भी जो है वो 60 लाख डोजेस जो है वो हमें मिल जाएंगी और इसी दौरान जून से पहले हमें कैंसिनो बायो की भी वाफिर मिकदार मिल जाएगी और साइनोफार्म की भी जो मजीद डोजेज आनी है वो भी हमें मिल जाएंगी। तो ये अब इंशाल्लाह ताला एक ऑनगोइंग सिलसिला है। 1-2 हफ्ते के गैप से मुख्तलिफ कंसाइनमेंट्स आती रहेंगी और इंशाल्लाह ताला 2021 के आखिर तक मैं समझती हूँ कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। पर अब हमें लोगों को भी कन्विंस करना है कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड गेट देम। अच्छा, एक क्लैरिटी चाहिए डॉक्टर साहिबा, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उन्हें नहीं लगानी या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो ना लगाएं। ये 60 साल से जायद वाले अफराद के लिए क्या पर्टिकुलर कोई वैक्सीन है जो सूटेबल है? 18 साल से कम उम्र भी ना लगवाएं और फिर पर्टिकुलरली 60 साल से कम उम्र अफराद तो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उन्हें लगनी नहीं है वैक्सीन या
क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं लगनी है और कोई एक लगाई जा सकती है? ये क्या मामला है? नहीं, मामला कि ये है कि एक्चुअली जब ये वैक्सीन अप्रूवल के लिए इमरजेंसी यूज के लिए पास होती हैं तो इससे पहले आपको इल्म है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और वो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट होते हैं वो उसकी सेफ्टी को, उसकी एफिकेसी को डिटरमिन करते हैं कि वो कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है। तो हुआ ये है कि ये जो साइनोफार्म के ट्रायल्स जहाँ पर भी दुनिया में हुए हैं उन क्लिनिकल ट्रायल्स में 60+ लोगों की बहुत कम तादाद थी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनके लिए डेंजरस है या उनको लग नहीं सकती, मगर इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि हम 60+ लोगों के ऊपर डॉक्टर साहब ये तो सबसे बड़ा नारा था कि जैसे वैक्सीन आएगी तो 60 साल से जो अबव एज के लोग हैं, फिर उसके साथ साथ जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अब ये तो बड़ी तशवीश की बात है। बिल्कुल भी देखिए, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है क्योंकि अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को जो 60 से नीचे हैं उनको तो लगनी शुरू हो गई है और एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर एस्ट्राजेनेका की आ जाएगी तो 60+ को वो वाली लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आप सबको भी और सबकी क्लैरिटी के बता दूं, 60 साल को ये साइनोफार्म नहीं लग सकती, एस्ट्राजेनेका और फाइजर लगेगी 60 साल को। तो ये एस्ट्राजेनेका और फाइजर जो है ये कब तक आ जाएगी डॉक्टर साहिबा? ये एस्ट्राजेनेका की जो 60 लाख डोजेस हैं वो हमें फरवरी में ही एक्सपेक्टेड है। कोवैक्स का लेटर हमें रिसीव हो गया हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये आपको फरवरी से के अंदर ही एस्ट्राजेनेका हमारे पास पहुंच जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये 2nd वीक तक, 3rd वीक फरवरी तक वो हमारे पास पहुंच जाएगी और वो 60 लाख डोजेस होंगी। तो उसके अंदर डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स तो हमारे 5-5.5 लाख हैं, उनको कवर करने के बाद बाकी तमाम डोजेस जो हैं वो 65+ के ही लोगों के लिए, जो हमारी उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन जो हमने कवर करनी है वो 65+ को करनी है। तो ये करने का जो वैक्सीन का मामला है ना डॉक्टर साहबा, वो प्लीज बताइए आप। अब मेरे जैसे या जितने लोग स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, जितने लोग हमें घरों में देख रहे हैं, हु आर नॉट हेल्थ वर्कर्स, उनकी बारी कब आएगी और कहाँ जाके वो वैक्सीन लगवा सकेंगे? उसके लिए कोई मरबूत निज़ाम तय किया है? जी, इसके लिए एक बहुत इफेक्टिव जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम निम्स जिसे हम कहते हैं वो बनाया गया है और ये एक बहुत इफेक्टिव, ये हमारा पूरा डिजिटलाइज इसको कर दिया गया है, नादरा के साथ ये कनेक्टेड है और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम है। इसके थ्रू यही होगा कि जैसे ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कंप्लीट होने की तरफ आएगी तो जिस हेल्पलाइन का अनाउंस किया गया 1166 ये एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसके ऊपर लोग जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और उसी SMS के जवाब में उनको उनका सेंटर और डेट जो है वो बता दी जाएगी उसी SMS के थ्रू। तो ये एक बड़ा सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होगा, मगर वंस हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि अभी हमारे पास 5 लाख डोजेज आई हैं, जाहिर है ये एक बंदे को 2 डोजेस लगनी है तो ये 2.5 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अभी काफ़ी होगी और इसमें भी हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई बर्डन सिटीज़ हैं कोरोना की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है और वो हॉस्पिटल जहाँ पर इस वक्त कोरोना की बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और ये मैं समझती हूँ कि हमारा फ़र्ज भी है कि हम सबसे पहले उनको जो कि फ्रंट लाइन पे कोरोना से लड़ रहे हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं और फील्ड में मौजूद हैं, उनका सबसे पहला हक है। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही इनकी वैक्सीनेशन, हमें उम्मीद है कि ये आने वाले 1-1.5 महीने में इनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर 65+ को लगेगी और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता नीचे फिर 60+ और उससे नीचे लोगों के लिए शुरू। अच्छा, 1166 की जो हेल्पलाइन है उसके बाद ये आपने कहा सेंटर्स का पता लग जाएगा। ये वैक्सीन आवाम को फ्री मिलेगी डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से ये वैक्सीन टोटली फ्री मिलेगी। हर शख्स को जो भी उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा ये वैक्सीन जो है ये टोटली फ्री मिलेगी कि चाहे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी क्लियर कीजिएगा, आप ये जो साइनोफार्म है जिसकी डोजेज आई हैं इनिशियली पाकिस्तान में, क्या 18 साल से कम उम्र अफराद ये लगवा सकते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त ग्लोबली कहीं भी 18 साल से कम उम्र लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। सिर्फ फाइजर की वैक्सीन एक ऐसी है जो कि 16+ को लगाई जा रही है, 16 से नीचे वो भी नहीं लगाई जा रही। तो ये एक ग्लोबल जो है डिसीजन है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है।
ये जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, ये उन लोगों का डिसीजन है। ठीक है, इंशाल्लाह होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में जिस तरह आप कह रही हैं कि एस्ट्राजेनेका की 60 लाख डोजेज आ जाएंगी, वो आ जाएं और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर हमारे घरों में मुअम्मर अफराद हैं, उनको वो डोजेज लग सकें। थैंक यू। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि ये जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी ना, वो हमने आपकी दूर करने की कोशिश की है कि जो साइनोफार्म है ये नहीं लग सकती है एक सर्टन एज लिमिट के बाद, क्योंकि ज़ाहिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं हर बॉडी पे, हर एज ब्रैकेट पे, हर तरह मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन का मुख्तलिफ रिएक्शन है। तो 60 साल से अबव जो अफराद हैं उन्हें एस्ट्राजेनेका और फाइजर लगाई जा सकेगी। फाइजर तो पता नहीं कब आएगी, फाइजर और एस्ट्राजेनेका आ जाएगी 7 लाख डोजेज वो कह रही थी कि बाय द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। वी जस्ट होप कि वो वाकई आ जाए। गुलशन इकबाल पार्क वाला जो मामला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। गुलशन इकबाल लाहौर में बनाया गया अल्लामा इकबाल का मुजस्समा सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत ने हटवा दिया है। अब ये ना हो कि कौमी हीरोज़ के मुजस्समे बनाने पर ही पाबंदी लग जाए, इस बात से भी हमें बड़ा डर लगता है। हमारे पास बहुत से प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, अकीदत अपनी जगह जिसका हमें बहुत एहतराम है, लेकिन जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए। और इस मुजस्समे पर सोशल मीडिया में सख्त तनकीद हुई, वजह ये भी है कि ये प्रोफेशनल्स के बजाय मालियों से बनवाया गया था। अब ये कमीशन किया गया था मालियों को, तो यकीनन जिन्होंने कमीशन किया था उनको पूछना चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारान तो चूंकि वही बनते हैं। बहरहाल पंजाब हुकूमत सोशल मीडिया का दबाव ना बर्दाश्त कर पाई और मुजस्समा हटवा दिया गया है। तनसीब का जिम्मेदार करार देकर 2 अफसरान भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये ऐलान भी कर दिया गया है कि नया मुजस्समा बनवाया जाएगा। अब हुकूमत को तो माहिरीन की तलाश है ही, लेकिन मुजस्समा साजी के कल्चर को फ़रोग देने के लिए उन इदारों को भी सामने आना चाहिए जहाँ फ़ाइन आर्ट्स की तालीम दी जाती है। बिलाशुबा ये इदारे आलमी सतह के फ़नकार पैदा कर रहे हैं और आपको पता ही है इसमें सफ़े अव्वल के इदारों में, के तालीमी इदारों में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और इंडस वैली कराची का भी नाम आता है। पाकिस्तान में फ़ाइन आर्ट्स के तालीम के मौमर तरीन इदारों में से एक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की साबिक प्रिंसिपल सलीमा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलीमा साहिबा। सलीमा साहिबा, गुलशन इकबाल लाहौर में अल्लामा इकबाल के मुजस्समे की तस्वीर सामने आई, उसके बाद ज़ाहिर है एक सोशल मीडिया पर बहुत इस पर चर्चा हुआ, वावेला हुआ इसके मयार पर, बल्कि अल्लामा इकबाल से मुशाबहत पर भी सवाल उठ गए और हुकूमत ने मुजस्समा अल्टीमेटली हटवा दिया। आपके ख्याल में ये ठीक फैसला था? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि चले मालियों ने बनाया था, ये पब्लिक आर्ट है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, इसको सेव करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक फैसला नहीं था वो, इसलिए क्योंकि अल्लामा इकबाल को देखने के, परखने के, समझने के और उनके मुजस्समे या तस्वीर बनाने के कई तरीके हैं। फन का एक ही पहलू नहीं होता और ये मेरे ख्याल में जिन लोगों को मसला था इससे, उनका ख्याल था कि जितनी तरीके से अब तक अल्लामा को बनाया गया है ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में बनाने वाले जो थे वो कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, वो उस जगह के बागबान थे, माली थे, जिन्होंने दिल में महसूस किया कि इस जगह में जहाँ के हम जिसकी रखवाली करते हैं यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है और हमने मिलजुल के ये मुजस्समा बनाया। जब मुझे इसकी तस्वीर भेजी गई तो मेरे दिल को लगी और मैंने कहा ये कितनी उम्दा सी चीज़ है, कितनी सादगी और कितनी मोहब्बत से ऐसे लोगों ने बनाया जिन्हों की कोई ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन ये एक लोक फन का एक नमूना है और एज सच ये बहुत ही उम्दा नमूना है। बिलाशुबा। अच्छा, यूरोप देखें, अमेरिका अगर देखें और तुर्की, बल्कि भारत वगैरह भी अगर हम देखें तो सलीमा साहिबा कौमी हीरोज़ के मुजस्समे बड़ी कसरत में नज़र आते हैं और बड़े कमाल बने भी होते हैं। पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों नहीं पैदा हो सका? इसमें कोई ख़राबी है क्या? मेरे तो ख्याल में ख़राबी नहीं है, बशर्ते कि आप तय कर लें कि सब लोग जो हैं ये चाहते हैं। एक कम्युनिटी में बहुत किस्म के लोग होते हैं और हर एक का फ़र्क इरादा होता है, महसूस होते हैं, जज्बात होते हैं, तो कभी भी ये जो पब्लिक कल्चर्स होते हैं वो हर एक को खुश नहीं कर सकते और ये इसमें भी मुनसर है कि किस मुल्क में किस किस्म का कल्चर है और वो वक्त क्या है। ये जो बड़े बड़े स्कल्पचर्स होते थे ये 18वीं 19 सदी में कॉलोनियल रूल का भी एक हिस्सा होते थे, जब वो अपने हीरोज़ को उजागर करना चाहते थे। हमारे यहाँ उस तरह का कल्चर नहीं रहा और इसकी भी हम समझते हैं कितनी, लेकिन उसके बजाय
और किस्म की चीज़ें जो है हमारे चौकों में और हमारी पब्लिक प्लेसेस में है, मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल में कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा, चूँकि आप हमारे साथ हैं तो हमने सोचा हम थोड़ा सा पढ़ भी लें, थोड़ा सा सीख भी लें आपसे। हम जहाँ स्कल्पचर या मुजस्समा साजी की बात करते हैं वहाँ रोमन्स ज़ाहिर है हमारे जहन में आते हैं और फिर ग्रीक्स हमारे जहन में आते हैं। अब आर्ट हमारे यहाँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है जिन तालीमी इदारों में, वहाँ तो मुजस्समा साजी वगैरह नज़र आती है, लेकिन क्या इस खत्ते में एज इन सब कॉन्टिनेंट में कभी इस फन का वजूद नहीं था? जहां हम एक तरफ हिंदू माइथोलॉजी भी देखें जिसमें ज़ाहिर है बुत और बुत बनाने का सारा उसकी बुनियादी वो है, तो क्या तारीखी तौर पर पाकिस्तान में मुजस्समा साजी आपको कहीं नज़र आई और इस वक्त इसकी क्या स्टेज है? अरे म्यूजियम में जाइए और देखिए हड़प्पा मंजदारो, वहाँ के मुजस्समे छोटे छोटे हों या फिर जो गंधारा सिविलाइजेशंस हैं उनको जाके देखो, बिल्कुल एक तारीख है, एक रिवायत है। बहुत बचपन में घरों में आती थी औरतें गुग्गू घोड़े बेचते हुए मिट्टी के, और मुझे याद है बहुत शौक से मैं अपने पैसे जमा करके तो वो मैं खरीदती थी। आज भी लाहौर शहर में चौक में सर्दियों के ज़माने में मुल्तान से लोग आते हैं, दस्तकार आते हैं जिन्होंने रंगारंग किस्म के घोड़े बनाए होते हैं, कागज के और घास फूस के, बिल्कुल रिवायत है। लेकिन सलीमा साहिबा, पाकिस्तान में अगर कौमी हीरोज़ के मुजस्समे बनते हैं तो अच्छे मयार के वो बनने चाहिए। इसमें एनसीए वगैरह का बड़ा एक अहम और बेहतरीन किरदार हो सकता है बिलाशुबा। तो क्या इन इदारों के अंदर से ये कोशिश अज़ खुद नहीं होनी चाहिए? क्यों इंतज़ार किया जाए कि हुकूमत की जानिब से पहले पैसे दिए जाएँ तो फिर उसके बाद कुछ किया जाए? देखिए, शाकिर अली की जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो फिगर है वो नहीं है जो कि उससे पहले की, जो कि उस्ताद अला बख्श की तस्वीरों में है। वक्त के साथ साथ जदीद ज़रूरतें बढ़ती हैं, इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि एक शक्ल जो है किसी बहुत बड़े हमारे लीडर की वो वैसी ही होनी चाहिए जिस तरह के एक फोटोग्राफ में होती है। कुछ थोड़ा सा इसके बारे में सोच समझ के और फिर आप एक मुजस्समा जो है उसके बारे में आप किसी उस्ताद को भी कह सकते हैं, किसी बहुत नौजवान फनकार को भी कह सकते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ एंकें होती हैं जिसके ज़रिए आप फन को भी देखते हैं, आप मुजस्समे को भी देखते हैं और वो जिस चीज़ की अलामत होती है उसको भी समझते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सलीमा हाशमी साहिबा, हमने डिफरेंट स्टैंस ऑन ऑल दिस। बिल्कुल, और पता है क्या, ये बाज़ लोग कह रहे हैं कि मालियों में मलबा डाला जा रहा है, सो वो उनका ये कहना है कि आर्ट डिफरेंट तरह का हो सकता है और हर एक का अपना इजहार हो सकता है, हर एक का अपना तरीका हो सकता है। बिल्कुल। सो जब मुझे ये पता लगा था ना, कल भी मैंने ये बात की थी कि वहाँ के बागबानों ने, वहाँ के मालियों ने बनाया, तो मुझे भी थोड़ा सा और मोहब्बत थी, तो ये मुझे भी ज़रा लग रहा था कि ये शायद फिर लगे ही रहने देना चाहिए था। अभी हम आपको बता दें कि दुनिया भर में आज कैंसर के मरज़ से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में एक है जहां खवातीन में छाती का सरतान सबसे ज्यादा पाया जाता है और हर साल 90,000 खवातीन में छाती का सरतान डायग्नोज होता है। लेकिन रियासती सतह पर इस मरज़ के खिलाफ कितनी संजीदगी है, इसका अंदाज़ा मुल्तान से इमरान चौधरी की इस खुसूसी रिपोर्ट से लगाते हैं। ये ज़ेरे तामीर इमारत कैंसर हॉस्पिटल मुल्तान की है। इसकी तामीर का आगाज साल 2008 में हुआ। 12 साल गुजर जाने के बावजूद ये इमारत मुकम्मल ना हो सकी। इस अरसे के दौरान मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अनगिनत मरीज इस मूजी मर्ज के इलाज की हसरत दिल में रखे दुनिया से कूच कर गए। इन 12 सालों में 3 सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में आकर सेहत की सहूलियात फराहम करने के दावे तो करती नजर आईं, लेकिन ये कैंसर अस्पताल मुकम्मल ना हो सका। 2008 से हमने नए कैंसर सेंटर के लिए कोशिश करते रहे और रेडिएशन डिपार्टमेंट इंशाल्लाह हमारा अप्रैल में शुरू हो जाएगा। ये इलाका बहुत गरीब लोगों का है, यहाँ पे हम उनकी मदद करें और उन्हें अद्वियात और रेडिएशन फ्री दी जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस खित्ते में कैंसर के फैलने की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह हेपेटाइटिस का फैलाव, पेस्टिसाइड और खादों का सब्जियों और फलों पर बेदरेग इस्तेमाल है। अब रेशो तब्दील होती जा रही है। पहले फेफड़ों का कैंसर ज़्यादा होता था, मगर अब हमारे इलाके में जिगर का कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है, खून का सरतान बहुत बढ़ता जा रहा है।
डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज है अगर इसका बरवकत पता चल जाए। इस मर्ज की तशखीस के लिए हर शख्स को अपने खून के टेस्ट मामूल में मुनासिब वक्फे से करवाते रहना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन क्लासरा और अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। इंतहा है, मतलब कि 2008 में एक अस्पताल बनना शुरू हुआ और उसके बाद आज तक 2021 आ गया, यह अस्पताल नहीं कंप्लीट हो सका। एनी हाउ जनाब, हम इस हुकूमत से तो चले उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक लेगेसी है कैंसर के मरज़ के इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब की, और जल्द आई होप कि कराची का भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा और वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर देखें, इस पर ज़रा इंक्वायरी कराएँ और इसको जल्द मुकम्मल कराने की कोशिश करें।